Hello everyone, I welcome you once again to the Surgery Academy online classes of physics. So, फिजिक्स में हम लास्ट टाइम कर रहे थे वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन का टॉपिक. सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट ईयर क्वेश्चंस जो आ चुके हैं पेपर में, वो डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल्स देखेंगे रिलेटेड विद ब्रियोस्टर्स लॉ एज वेल एज विद मेलिस लॉ. ठीक है, उससे पहले जो हमारे एक दो टॉपिक बच गए हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो एक बार देख लेते हैं कि वो टॉपिक्स है क्या हमारे पास. सो कल हम कर रहे थे पॉलराइजेशन के बारे में, ठीक है, जिसमें हमने देखा था पॉलराइज्ड लाइट क्या होती है, अनपॉलराइज्ड लाइट क्या होती है, मेलस लॉ देखा था, उसमें ब्रियोस्टर्स लॉ देखा था. अब हम देखेंगे कि अगर हमें पॉलराइज्ड लाइट ऑब्टेन करनी है तो उसे ऑब्टेन करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है लास्ट ईयर पेपर में. सो ये इंपॉर्टेंट है, हम एक बार देख लेते हैं. डिटेल में नहीं करेंगे, जस्ट हम मेथड्स देखेंगे किसके थ्रू हमें पॉलराइज्ड लाइट ऑब्टेन होती है. ठीक है, सो हमारा जो टॉपिक है दैट इज मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग प्लेन पॉलराइजेशन ऑफ लाइट. मेथड्स of obtaining plane polarization of light. ठीक है, किस तरीके से हम प्लेन पॉलराइज्ड लाइट को ऑब्टेन करवा सकते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट मेथड है polarization of light by reflection. सो कल हमने देखा था ब्रियोस्टर्स लॉ में भी हमने देखा था कि जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे आ रही थी दैट वाज प्लेन पॉलराइज्ड, और उसकी क्या कंडीशन थी, वो कब प्लेन पॉलराइज्ड होगी, जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी. तो एट एनी सर्टन वैल्यू ऑफ द इंसिडेंस लाइट हमारे पास जो हमें रे बनेगी वो पॉलराइज्ड लाइट होगी. सो ये था हमारा मेथड पॉलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन का फिनोमिना यूज करके भी हम लाइट की पॉलराइजेशन करवा सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव पॉलराइजेशन बाय स्कैटरिंग. पॉलराइजेशन ऑफ लाइट बाय स्कैटरिंग. ठीक है, सो स्कैटरिंग के थ्रू भी हम लाइट को पॉलराइज्ड करवा सकते हैं, और ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में. आपको मेथड्स दिए थे और आपको ऑप्शंस दी थी कि किस मेथड को यूज करके हम प्लेन पॉलराइज्ड लाइट को ऑब्टेन करवा सकते हैं. सो ऑप्शन था हमारे पास स्कैटरिंग. ठीक है, सो सेकंड इज विद द हेल्प ऑफ स्कैटरिंग हम लाइट को पॉलराइज्ड करवा सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट वी हैव पॉलराइजेशन बाय द पाइल्स ऑफ प्लेट्स. Polarization with the piles of plates. हम प्लेट्स को पाइल करेंगे, कंबाइन करेंगे और वहां से लाइट पास करवाएंगे, और देन जो हमें लाइट मिलती है दैट इज अ पॉलराइज्ड लाइट. नेक्स्ट वी हैव पॉलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन. पॉलराइजेशन बाय डबल रिफ्रैक्शन. दो बार अगर हम लाइट को रिफ्रैक्ट करवाएं देन अगेन वील गेट द पॉलराइज्ड लाइट, और इसके लिए हम यूज करते हैं नाइकोल प्रिज्म को, जो याद रखना है आपको, नाइकोल प्रिज्म. ठीक है, कैसे करेंगे, एक प्रिज्म होगा हमारे पास ऐसे, इसी के साथ दूसरा प्रिज्म मर्ज कर देंगे, और यहां से जब हम लाइट पास करवाएंगे तो दो बार रिफ्रैक्शन से गुजरेगी, तो हमें जो लाइट मिलती है दैट इज अ काइंड ऑफ पॉलराइज्ड लाइट. ठीक है, एक नाइकोल प्रिज्म आपने इसमें याद रखना है, और एक कैल्साइट क्रिस्टल. अगर कई बार पूछ ले कि कौन सा क्रिस्टल यूज होता है, तो वन इज नाइकोल प्रिज्म एंड कैल्साइट क्रिस्टल को हम यूज करते हैं टू ऑब्टेन अ polarized light. ठीक है, क्लियर है. एंड नेक्स्ट इज पॉलराइजेशन बाय डाइक्रोसिज्म. पॉलराइजेशन बाय डाइक्रोइज्म.
polarization by डायक्रोइज्म। ठीक है, दिस इज अगेन अ मेथड, डायक्रोइज्म के थ्रू हम पोलराइज्ड लाइट ऑब्टेन करवाते हैं। इसमें भी हम क्या करते हैं, डायक्रोइज्म है तो मीन्स हम दो क्रिस्टल्स को आपस में जोड़ेंगे, ठीक है, और हम एक पोलराइज्ड लाइट लेंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास वेरियस मेथड टू ऑब्टेन द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, अब इसके बाद एक और हमारा टॉपिक है जो डाइफ्रैक्शन में से रह गया है, उसे एक बार देख लेते हैं, दैट इज फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस। फ्रेस्नेल डिस्टेंस, इसमें हम सीधा रिलेशन देखेंगे कि फ्रेस्नेल का डिस्टेंस जो है, इसने क्या रिलेशन दिया था फ्रेस्नेल ने, सो उस रिलेशन को देखेंगे। सो अगर आपको याद हो तो हमने फ्रेस्नेल्स रिलेशन किया था एक, जब हम डाइफ्रैक्शन कर रहे थे तो उसमें हमने दो तरीके की डाइफ्रैक्शन पढ़ी थी, वन वाज फ्रेस्नेल्स डाइफ्रैक्शन, अनदर वन वाज फ्रेनहोफर। फ्रेस्नेल में हमने क्या बोला था कि जो हमारा पॉइंट सोर्स होगा वो कहाँ से आएगा, दैट इज एट सर्टन डिस्टेंस, किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पड़ा होगा। बट इन केस ऑफ फ्रेनहोफर हमारा जो लाइट का सोर्स है वो इन्फिनिटी से आ रहा है, तो उसे कन्वर्ज करवाने के लिए हमने कन्वर्जिंग लेंस को यूज़ किया था। सो फ्रेस्नेल डिस्टेंस क्या है बेसिकली हमारे पास, इसका जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज ZF इज इक्वल टू d स्क्वायर बाय लैम्डा। ZF इज इक्वल टू d स्क्वायर बाय लैम्डा। सो बेसिकली फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस है क्या, हमने जब डाइफ्रैक्शन की थी तो हमने एक स्लिट कंसीडर की थी विच इज़ हैविंग विड्थ d, और हमें स्क्रीन के ऊपर जो लाइट मिल रही थी डाइफ्रैक्टेड लाइट वो कुछ इस तरीके से थी, यहाँ सेंट्रल मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा एंड लाइक दिस। ठीक है, सो इस तरीके से हमें लाइट मिल रही थी, यहाँ से हमारी लाइट जो थी वो फॉल कर रही थी जहाँ पे हमें सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा था। ठीक है, ऐसे एंड लाइक दिस। ठीक है, और इसे अगर हम हाफ लें तो दिस इज एंगल थीटा, और ये 2 थीटा हो जाता था एंगुलर विड्थ के केस में। ठीक है, तो जब हम हाफ की बात करेंगे, मान लेते हैं ये हमारी लीनियर डिस्टेंस है दैट इज y1, और ये जो स्लिट के बीच का डिस्टेंस है दैट इज d, और स्लिट और स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल D, यही लिया था हमने। तो हमारा जो फ्रेस्नेल डिस्टेंस है वो फ्रेस्नेल डिस्टेंस कब कहलाएगा, जब जो सेंट्रल मैक्सिमा का जो हाफ लीनियर डिस्टेंस होगा, हाफ लीनियर विड्थ जो होगी वो इक्वल होगी टू द विड्थ ऑफ द स्लिट। When y1 is equal to width of the slit, उस टाइम पे जो हमें डिस्टेंस मिलता है that was known as Fresnel's distance। उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं Fresnel's distance, जिसकी वैल्यू है d स्क्वायर बाय लैम्डा। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो हमारे पास आफ्टर डाइफ्रैक्शन सेंट्रल मैक्सिमा मिलता है, ये हमने क्या बोला था, ये है उसकी लीनियर विड्थ, दिस इज एंगुलर विड्थ। तो हाफ द लीनियर विड्थ जब बराबर होगी द विड्थ ऑफ द स्लिट के बराबर, उस टाइम पे जो हमें डिस्टेंस मिलेगा दैट डिस्टेंस इज नॉन एज फ्रेस्नेल्स डिस्टेंस, जिसकी वैल्यू है d स्क्वायर बाय लैम्डा। ठीक है, ये हमें याद रखनी है वैल्यू, हो सकता है इसके बेस पे न्यूमेरिकल हो आ जाए। अब फ्रेस्नेल डिस्टेंस का मतलब इसका एक अप्रोच क्या था। ठीक है, सो ये हमें वैलिडिटी बताता है, वैलिडिटी ऑफ रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स कब तक वैलिड होगी ये हमें उसकी वैल्यू बताएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो ये फ्रेस्नेल डिस्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, अगर वेवलेंथ लाइट की छोटी है इट मींस लाइट जो है वो थोड़ा सा ट्रेवल करने के बाद ही स्प्रेड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्रेवल करने के बाद ही स्प्रेड आउट हो गई, और आप इस चीज़ को पास लाके देखिए तो आपका ये जो डिस्टेंस है ये और ज़्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपका यहीं पे सेंट्रल मैक्सिमा मिल रहा है, ठीक है, तो आप हाफ वैल्यू लोगे, ये बड़ी है और ये छोटी है, उस केस में आपकी जो विड्थ है वो क्या हो रही है, कम हो रही है सेंट्रल मैक्सिमा की। सो उस केस में आपकी जो रे ऑप्टिक्स है वो वैलिड हो रही है। ठीक है, क्योंकि
लाइट एक पॉइंट सोर्स की तरह ही एक्ट कर रही है उस केस में, ठीक है। सो ये वैलिडिटी बताता है रे ऑप्टिक्स की कि रे ऑप्टिक्स कब वैलिड होगी, व्हेन वेवलेंथ ऑफ द लाइट अप्रोचेस टू जीरो तक अप्रोच करेगी, ठीक है। अगर वेवलेंथ जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी तो आप खुद देखिए ये चीज़ को और पास ले आइए, आपकी y1 की वैल्यू और ज़्यादा कम हो जाएगी। अब और ज़्यादा कम हो गई तो उस केस में आपकी रे ऑप्टिक्स उतनी ही ज़्यादा वैलिड होगी। अगर आपकी स्क्रीन जितनी ज़्यादा दूर होगी आपकी रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी खत्म होगी और आपकी वेव ऑप्टिक्स वहाँ तक वैलिड होगी। बट जैसे जैसे ये चीज़ पास आएगी, वेवलेंथ जितनी कम होगी, मतलब अप्रोच करेगी जीरो को, तो हमारी रे ऑप्टिक्स जो है वो वैलिड होगी, ठीक है। सो याद क्या करना है आपने इसमें कि फ्रेस्नेल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, इसकी साइंटिफिक अप्रोच क्या है, इसने क्या बताया था कि आपकी रे ऑप्टिक्स कब कब वैलिड होगी और वेव ऑप्टिक्स कब वैलिड होगी। रे ऑप्टिक्स की वैलिडिटी की कंडीशन क्या है, व्हेन योर वेवलेंथ ऑफ लाइट अप्रोचेस टू जीरो, ठीक है। और फ्रेस्नेल डिस्टेंस क्या है, ZF इज इक्वल टू d²/λ, और ये कब आता है, व्हेन हाफ ऑफ द लीनियर विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द स्लिट, राइट। तो हमारा एक ये टॉपिक रह गया था। अब एक और है, एडिशनल टॉपिक है बट इंपॉर्टेंट है, सो दैट इज स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन, बेसिकली स्पेसिफिक रोटेशन होती क्या है किसी भी सॉल्यूशन की, सॉल्यूशन के केस में। सो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन फॉर अ गिवन वेवलेंथ ऑफ लाइट, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन for the given wavelength of light, specific rotation of any solution for the given wavelength of light and at a given temperature is equal to, and at a given temperature इज इक्वल टू, सो ये स्पेसिफिक रोटेशन किसके बराबर होगी, इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सॉल्यूशन, कितने अमाउंट की रोटेशन आती है उस सॉल्यूशन में फॉर अ पर्टिकुलर वेवलेंथ ऑफ लाइट किस एट अ गिवन टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास स्पेसिफिक रोटेशन का जो फॉर्मूला है दैट इज स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अ सॉल्यूशन एट अ गिवन वेवलेंथ इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, थीटा, कितने एंगल की रोटेशन आई है, डिवाइडेड बाय लेंथ L इंटू C। और ये हमारे पास C क्या है, दिस इज नॉट द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। ये C है हमारे पास डेंसिटी, ठीक है। C हमारे पास होती है डेंसिटी ऑफ द एक्टिव सब्सटेंस इन द सोलवेंट, डेंसिटी होगी ऑफ द एक्टिव सब्सटेंस इन द सॉलिड, इन द सॉल्वेंट, और या फिर डेंसिटी होगी क्रिस्टल की, या फिर ये C जो है ये कंसंट्रेशन होगी, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन दे रखी होगी हमें किसी भी सॉल्यूशन की, ठीक है। सो इसके जो हमारे पास यूनिट बनते हैं दैट इज, एंगल के होंगे रेडियन, लेंथ इज मीटर, एंड कंसंट्रेशन के हमारे पास या डेंसिटी के हमारे पास आ जाएंगे केजी मीटर। तो हमारे पास यूनिट बनेंगे रेडियन, किलोग्राम इनवर्स, मीटर -2। सो वी हैव अ यूनिट रेडियन, केजी इनवर्स, मीटर
स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, क्योंकि डेंसिटी के जो यूनिट होते हैं दैट इज डेंसिटी होती है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये हमारे पास आ जाएंगे केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। सो ये बनेगा केजी मीटर -3, तो ये ऊपर जाके मीटर स्क्वायर बनेगा, राइट। तो ये हमारे पास यूनिट होंगे स्पेसिफिक रोटेशन के। इन केस अगर आपको यहाँ से कोई फॉर्मूला आता है तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप उसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये एक टॉपिक था, एडिशनल टॉपिक जो हमारा रह गया था। अब हमारी वेव ऑप्टिक्स जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं ब्रूस्टर्स लॉ और मेलिस लॉ के बेसिस पे, उसके बाद हम करते हैं लास्ट ईयर सॉल्व्ड क्वेश्चंस, ठीक है। सो okay, so we have numerical. First one is the reflected light is found to be completely plane polarized. देखो अब जो रिफ्लेक्टेड लाइट आ रही है दैट इज फाउंड टू बी कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड। तो हमें पता लग गया कौन सा लॉ लगा है, जब हमारी रिफ्लेक्शन के थ्रू लाइट पोलराइज्ड हो जाए, ब्रूस्टर्स लॉ, राइट। तो ये जो हमारी लाइट है ये कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड है। व्हेन सनलाइट इज इंसिडेंट ऑन द वाटर सरफेस, दिस इज आवर इंसिडेंस लाइट एट ग्लांसिंग एंगल 37 डिग्री। तो ग्लांसिंग एंगल कौन सा होता है हमारा, प्लेन के साथ जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाती है या इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है। तो ये हमें दे रखा है 37 डिग्री। यहाँ से हमारी होगी रिफ्रैक्शन। हमें एक ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, डिटरमिन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, हमें ये फाइंड आउट करना है एंड एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एन का फॉर्मूला वी नो दैट tan IB, उसके लिए हमें इंसिडेंस एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसका सम होगा 90 डिग्री। सो 90 में से अगर हम 37 को माइनस करें, 90 - 37, सो वील गेट 53। तो ये एंगल हमारा आ गया 53। इट मीन्स हमारी ये वैल्यू भी कितनी होगी 53, क्योंकि हमें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें पता है दोनों एंगल्स बराबर होते हैं। तो n इज इक्वल टू tan 53। ये वैल्यू हम सॉल्व करेंगे एंड वील गेट द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमें पता है रिफ्रैक्शन निकालने के लिए इसका सम कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। और हमने ब्रूस्टर्स लॉ में पढ़ा है कि ये जो हमारी इंसिडेंस रे आई और ये जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे आई, इन दोनों के बीच का एंगल भी कितना होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो ये तो हमें पता है 37 है, ये हमारा है 90 में से 37 माइनस किए वील गेट 53 और ये टोटल है 90। तो 90 - 53 कितना आएगा हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 37 डिग्री, ठीक है। सो हमारी दोनों चीजें निकल गई। इस तरीके से वी विल कैलकुलेट इट। और tan 53 की जो वैल्यू है आपके पास दैट इज 1.327, ठीक है। लग गया पता किस तरीके से निकालना है। सो इन दिस वे यू विल सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। So next we have a beam of polarized light make an angle of 60 degree with the axis of polaroid sheet, means analyzer का जो एंगल है थीटा वो हमें दे रखा है 60 डिग्री। जो पोलराइज्ड लाइट आ रही है वो 60 डिग्री एंगल बना रही है पोलरॉइड के एक्सिस के साथ, ठीक है। सो हाउ मच इज द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द शीट। अब बाहर जो एनालाइजर में से लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी कितनी है। सो I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। ये हमने रिलेशन पढ़ रखा है, थीटा इज 60 डिग्री। सो I0 cos 60 स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। सो 1/2 का स्क्वायर, दिस विल कम आउट टू बी I0/4। सो इंटेंसिटी जो होगी ट्रांसमिटेड लाइट की थ्रू द पोलरॉइड शीट इज 4 टाइम्स, ठीक है। मतलब 1/4 टाइम्स होगी ओरिजिनल इंटेंसिटी से। सो अगर हम ओरिजिनल इंटेंसिटी को 100 मान लेते हैं तो जो हमारी ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी 100/25 विच इज 100/4 विच इज इक्वल टू 25%। अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करनी है तो 25% और I0/4, ठीक है। क्लियर है। सो इन दिस वे यू विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, राइट। अब हम देख लेते हैं लास्ट ईयर पेपर क्वेश्चंस।
लास्ट ईयर क्वेश्चंस को एक बार अब देख लेते हैं, सारे के सारे जो आ चुके हैं। ओके, सो दीज आर फ्यू लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर जो पेपर में आ चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं। सो फर्स्ट वी हैव, इफ अल्फा इज द एंगल ऑफ पॉलराइजिंग, अगर अल्फा एंगल ऑफ पॉलराइजिंग है, ठीक है, एंगल ऑफ पॉलराइजिंग हमने किसको माना था, इंसिडेंस एंगल को, देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू, हमने इन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ा है, म्यू इज इक्वल टू tan IB, दैट इज ब्रूस्टर्स लॉ, ठीक है। तो वो किसके बराबर होगा, साइन अल्फा, कॉस अल्फा, tan अल्फा या नन ऑफ दिस। तो अभी मैंने बोला कि n किसके बराबर होता है, tan IB, बट यहाँ पे एंगल ऑफ पॉलराइजेशन आपको अल्फा दे रखा है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, अल्फा। सो किसके बराबर है, tan अल्फा। सो वी हैव ऑप्शन सी, हमने आज ही न्यूमेरिकल किया इसके बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट इज, इन द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट वेव, जो लाइट वेव की प्रोपेगेशन है, द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, मतलब लाइट जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है उसका एंगल, एंड द प्लेन ऑफ पॉलराइजेशन, एंगल बिटवीन द लाइट ऑफ पॉलराइजेशन एंड द प्लेन ऑफ पॉलराइजेशन, इन दोनों के बीच में जो हम एंगल लेते हैं वो कितने का होता है, दैट इज 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री। सो वी नो दैट जो लाइट वेव है वो प्रोपेगेट करती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ पॉलराइजेशन, ठीक है। जो हमारी लाइट वेव है वो प्रोपेगेट करती है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ, ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ पॉलराइजेशन। अगर वो उसी डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है तो जो एंगल होगा वो कितने का होगा, अगर हमारी लाइट वेव जिस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करेगी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ पॉलराइजेशन, सो वील गेट द एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो जो हमारा एंगल होगा दैट इज 0 डिग्री। सो ऑप्शन ए, क्योंकि हमें पता है जो हमारी लाइट वेव है वो किस डायरेक्शन में प्रोपेगेट करती है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्लेन ऑफ पॉलराइजेशन, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है, रेड लाइट डिफर फ्रॉम ब्लू लाइट इन इट्स स्पीड, इंटेंसिटी, एम्पलीट्यूड और डायफ्रेक्शन। जो रेड लाइट है वो ब्लू लाइट से किस तरीके से अलग है। सो इस चैप्टर में हमने वेवलेंथ का रिलेशन देखा था इन केस ऑफ डायफ्रेक्शन। अगर आपको याद हो, हमने देखा था कि जो हमारे पास विड्थ आ रही है बीटा, दैट इज इक्वल टू, वो किसके बराबर आ रही है हमारे पास, लैम्डा डी बाय डी इन केस ऑफ डायफ्रेक्शन, ठीक है। तो हमने बोला भी था, आप चेक कर लेना, जब मैंने डायफ्रेक्शन करवाई थी तो वहां पे मैंने आपको स्पेशल, जब हम फैक्टर्स डिसाइड कर रहे थे विड्थ के, तब हमने बोला था कि जो रेड लाइट है क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा डायफ्रेक्ट भी करेगी क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो स्पीड हो नहीं सकती, इंटेंसिटी हो नहीं सकती, एम्पलीट्यूड हो नहीं सकती, तो डायफ्रेक्शन के बेस पे डिफर करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज, पॉलराइज्ड लाइट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, पॉलराइज्ड लाइट आज ही हमने मेथड्स किए, किस किस तरीके से प्रोड्यूस होती है, स्कैटरिंग के थ्रू, रिफ्लेक्शन के थ्रू, डायक्रोमिज्म के थ्रू, या फिर डबल रिफ्रैक्शन कर दें उसके थ्रू। सो डिस्पर्शन नहीं पढ़ा हमने, इंटरफेरेंस कहीं नहीं पढ़ा, डायफ्रेक्शन नहीं पढ़ा। सो ऑप्शन बी दैट इज स्कैटरिंग, ठीक है, मैंने बोला था क्वेश्चन आ चुका है। सो ये है आपका आंसर, दैट इज स्कैटरिंग। नेक्स्ट वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग डजंट सपोर्ट द वेव नेचर ऑफ लाइट। ये जो हमें इफेक्ट्स दे रखे हैं इसमें से वेव नेचर को कौन सा सपोर्ट नहीं करता है। फर्स्ट वी हैव इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस को हमने एक्सप्लेन ही किया ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर, तो ये तो हो नहीं सकता। डायफ्रेक्शन इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ वेव नेचर, तो ये भी नहीं हो सकता। पॉलराइजेशन को भी हमने वेव नेचर के अकॉर्डिंग ही एक्सप्लेन किया, ठीक है। चाहे हमने इसमें देखा कि हमने लाइट को कंसीडर किया था एज अ मैकेनिकल वेव, बट पॉलराइजेशन में भी हमने वेव ही ली, ठीक है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसका कंसेप्ट दिया था मैक्सवेल ने। और अगर आपको उसका पूछ लिया जाए कि साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंटली किसने प्रूव किया था ईएम वेव को, तो दैट वाज हर्ट्ज।
एक्सपेरिमेंटली ईएम वेव को प्रूव किया था बाय हर्ट्ज ने, ठीक है। कंसेप्ट दिया है मैक्सवेल ने, ठीक है। तो पोलराइजेशन भी वेव के बेस पे ही एक्सप्लेन हुई है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम करेंगे नेक्स्ट में, जिसमें हम देखेंगे कि जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक वेव है इफेक्ट है, अगर हम लाइट को वेव लेके चलते हैं तो ये चीज एक्सप्लेन नहीं होगी। दिस विल एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल नेचर। सो कौन सा सपोर्ट नहीं करता है? दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, क्लियर है। एंड लास्ट वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड व्हेन लाइट इज इंटरफेयर्ड। जब लाइट जो है वो इंटरफेयर करती है, मतलब इंटरफेरेंस होती है, सुपर इम्पोज करती है, तो कौन सी क्वांटिटी कंजर्व रहती है? क्या इंटेंसिटी? इंटेंसिटी हमें पता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। इंटेंसिटी कंस्ट्रक्टिव में बढ़ जाती है, डिस्ट्रक्टिव में कम हो जाती है, तो ये तो कंजर्व नहीं रहती। एम्पलीट्यूड अगर कंस्ट्रक्टिव है तो जो न्यू वेव बनेगी उसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, मोमेंटम में भी चेंज आएगा। सो कौन सी क्वांटिटी कंजर्व रहती है? दैट इज एनर्जी। सो ये 6 क्वेश्चंस लास्ट ईयर पेपर में आ चुके हैं, ये 2 तो लास्ट ईयर पेपर में ही आए थे, ठीक है। सो विद दिस आपका वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट हो गया है। रे ऑप्टिक्स हमने पहले ही कर लिया है, ऑप्टिक्स आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो करेंगे दैट वाज ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट। नेक्स्ट यूनिट है हमारा डुअल नेचर ऑफ लाइट, उसके बारे में अब हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू।